नमस्कार, मैं आरके ललित संस्कृत संभाषण में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस भाग में हम सीखेंगे एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, एक महीने में कितने दिन होते हैं तथा इसी प्रकार के और भी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? भवतः परिवारे कति सदस्याः सन्ति? आपके विद्यालय में कितने छात्र हैं? भवत्यः विद्यालये कति छात्राः सन्ति? तुम्हारे बगीचे में कितने पेड़ हैं? तव उपवने कति वृक्षाः सन्ति? तुम्हारे विद्यालय में कितने शिक्षक हैं? तव विद्यालये कति शिक्षकाः सन्ति? एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? एकस्मिन् वर्षे कति मासाः भवन्ति? आपके इस शब्द के लिए प्रथम वाक्य में भवतः का और द्वितीय वाक्य में भवत्यः का प्रयोग किया गया है। आप चाहें तो दोनों वाक्यों में भवतः का अथवा दोनों वाक्यों में भवत्यः का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु ये याद रखिए कि भवतः पुल्लिंग शब्द है और भवत्यः स्त्रीलिंग शब्द। इसलिए अगर आपको किसी पुरुष से पूछना हो कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं तो भवतः का प्रयोग करेंगे, किंतु यही प्रश्न किसी स्त्री से पूछना हो तो आप भवत्यः शब्द का प्रयोग करेंगे। कितने को तीनों लिंगों में कति लिखा जाता है और कति के बाद हमेशा बहुवचन संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुल्लिंग में कितने लड़के, कति बालकाः, स्त्रीलिंग में कितनी लड़कियां, कति बालिकाः, नपुंसकलिंग में कितने फूल, कति पुष्पाणि। एक महीने में कितने दिन होते हैं? एकस्मिन् मासे कति दिनानि भवन्ति? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एकस्मिन् सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति? एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? एकस्मिन् मासे कति सप्ताहाः भवन्ति? एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है? एकस्मिन् हस्ते कति अंगुल्यः भवन्ति? एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? एकस्मिन् वर्षे कति मासाः भवन्ति? जिस प्रकार फलम का बहुवचन फलानि होता है, उसी प्रकार दिनम का बहुवचन दिनानि लिखा गया है। और जिस प्रकार नदी का बहुवचन नद्यः होता है, उसी प्रकार अंगुली का बहुवचन अंगुल्यः लिखा गया है। यह भी याद रखें कि एकस्मिन् शब्द का प्रयोग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्दों के साथ किया जाता है, किंतु स्त्रीलिंग शब्दों के साथ एकस्मिन् के स्थान पर एकस्याम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक लड़की में एकस्याम बालिकायाम, एक लता में एकस्याम लतायाम इत्यादि। वहां पर कौन लड़का है? तत्र कः बालकः अस्ति? कौन सा छात्र सबसे तेज है? कः छात्रः तीव्रतमः अस्ति? मोहन कौन है? मोहनः कः अस्ति? कौन राहुल? कः राहुलः? घर पर कौन है? गृहे कः अस्ति? इन उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि कौन के बाद पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए कौन को पुल्लिंग में कः लिखा गया है। जैसे कः बालकः, कौन लड़का, कौन सा छात्र, कः छात्रः, कौन सा किसान, कः कृषकः इत्यादि। सबसे तेज, तीव्रतमः, सबसे सुंदर, सुंदरतमः, सबसे मीठा, मधुरतमः, सबसे ऊंचा, उच्चतमः। याद रखिए, तमः से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग में तमा और नपुंसकलिंग में तमम का प्रयोग होता है। जैसे पुल्लिंग में सुंदरतमः, स्त्रीलिंग में सुंदरतमा और नपुंसकलिंग में सुंदरतमम का प्रयोग करेंगे। उधर कौन लड़की है? तत्र का बालिका अस्ति? कौन सी औरत सबसे सुंदर है? का महिला सुंदरतमा अस्ति? अनामिका कौन है? अनामिका का अस्ति? कौन अंजलि? का अंजलि? कौन सी बात? का वार्ता? इन उदाहरणों में लड़की, महिला, अनामिका, अंजलि और बात स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसलिए कौन या कौन सी
इस शब्द के लिए स्त्रीलिंग में का शब्द का प्रयोग किया गया है। बिहार में तुम्हारा कौन सा मित्र है? बिहारे तब किम मित्रमस्ति। सबसे मीठा फल कौन सा है? मधुरतमम फलम किम अस्ति। कौन सा फूल सबसे सुंदर होता है? किम पुष्पम सुंदरतमम भवति। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारतस्य दीर्घतमम राज्यम किम अस्ति। ऐसा कौन सा मंदिर है? इत्थम किम मंदिरम। हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि किम शब्द का प्रयोग तो क्या के अर्थ में होता है, फिर कौन के लिए किम का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। तो हम आपको याद दिला दें कि कौन को पुल्लिंग में कह, स्त्रीलिंग में का और नपुंसकलिंग में किम लिखा जाता है। कौन और क्या ये दोनों सर्वनाम हैं और सर्वनाम के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी समस्याओं को कमेंट में जरूर लिखें। शेष अगले भाग में सीखेंगे। तब तक के लिए आर के ललित को दीजिए अनुमति। नमस्कार।